तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारी खास पेशकश जनादेश 2022 में, जिसके अंतर्गत तस्वीर साफ है। देश के अंतर्गत 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसके संदर्भ में कहानी साफ तौर पर यह है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी विपक्ष विहीन सत्तारूढ़ होने जा रही है। 117 सीटें, 91 सीटों पर आप आगे है, विपक्ष बचा ही कहां। वहीं दूसरी ओर बाकी 4 राज्यों में भाजपा क्लीन स्वीप कर रही है। मणिपुर में भी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनने का आसार है। वहां के वर्तमान मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह अपना चुनाव बढ़िया से 17,000 वोटों से जीत गए हैं। गोवा के संदर्भ में 40 सीटें, 19 सीटों पर भाजपा आ गए। स्पष्ट बहुमत के लिए 21 सीटें चाहिए, नहीं तो अन्य दल उधार बैठे हुए हैं भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए। उत्तर प्रदेश में कोई दिक्कत की बात नहीं, 202 सीटें चाहिए थी, 277 सीटों पर समय आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में रहेगी। बहुजन समाज पार्टी इतिहास के पन्नों में सिमट रही है क्योंकि कुल 4 सीटों पर आगे चल रही है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी कर रही है, अपने मुख्यमंत्री के हारने के आसार दिखाते हुए। कांग्रेस मात्र 25 सीटों पर आ गए और हमारे साथ में कांग्रेस की प्रवक्ता प्रतिमा सिंह जी हैं। क्या हो गया प्रतिमा जी? सारी उम्मीदें पानी पानी होकर बह जा रही हैं। आपके सबसे बड़े नेता माननीय हरीश रावत हार नहीं रहे हैं, हार चुके हैं 14,000 वोटों से। क्या किया आप लोगों ने ऐसा? मुझे लगता है कि अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। अभी 2 बजे हैं और ये अभी जो आपके समक्ष ये चीजें हैं, ये एक रुझान के तौर पर है, क्योंकि हम लोगों ने भी पूरी जो रिजल्ट है और जो काउंटिंग प्रक्रिया है उस पर अपनी नजरें बना के रखी हुई है और बहुत ऐसी सीटें हैं जहाँ पे कांग्रेस पार्टी की बढ़त है। तो मुझे लगता है 1 घंटे का या 1.5 घंटे का अगर हम इंतजार कर ले तो आपके समझ स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। और बिल्कुल आप ये अभी नहीं कह सकते कि उत्तराखंड में भाजपा सरकार बना रही है या नहीं। जो सरकार अपने मुख्यमंत्री की सीट नहीं बचा पा रही, आप उसको सरकार बनाने की बात करते, तो मुझे लगता है कि कुछ अगर हम इंतजार थोड़ा कर ले तो स्पष्ट होगी स्थिति और ज्यादा प्रचंड बहुमत नहीं, लेकिन बहुमत के साथ। प्रतिमा जी आपके बयान का मुझे और आपकी उम्मीदों के लिए मेरी सहानुभूति भी है, पर आपने कहा कि जो मुख्यमंत्री अपनी सीट नहीं बचा पा रहा है, आप उसकी सरकार बनाते हुए दिखा रहे हैं। आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता हरीश रावत तो चुनाव हार चुके हैं 14,000 वोटों से। पुष्कर धामी तो अभी केवल पीछे ही चल रहे हैं। फिर भी आप अपने सबसे बड़े नेता के हारने के बाद भी उम्मीद करना चाहते हैं कि हम सरकार बना लेंगे, और धामी जी मात्र पीछे चल रहे, तो आप चाहते हैं कि भाजपा के संदर्भ में ये दावा ना किया जाए? देखिए आप ये नहीं कह सकते कि अगर हमारा एक वरिष्ठ नेता हार गया तो कांग्रेस पार्टी सरकार नहीं बना सकती, क्योंकि ये जनता जनार्दन है और जनता ने अपना जो है मैंडेट अगर इस तरीके का दिया है जिसमें कि हरीश रावत जी अपनी सीट नहीं बचा पाए, तो अभी हमारे पास और भी बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जिसपे हमारी बढ़त चल रही है। तो मुझे लगता है कि जो है ये कहना कि कोई एक वरिष्ठ नेता अगर अपनी सीट लूज कर देता है उसके बाद अगर हम सरकार नहीं बनाते हैं, तो ये मेरे तरफ से बड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि मैं अपनी पार्टी की प्रवक्ता हूँ और मैं अपनी पार्टी की बातों को आपके समक्ष रखने आई हूँ। तो बिल्कुल अभी बहुत जल्दबाजी होगी ये कहना, और मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ इस बात से कि एक नेता अगर सीट हार जाता है तो उसके बाद सरकार बनने में कोई प्रॉब्लम होती है। और धामी जी आप कह रहे हैं पीछे है, बट मैं आपको एक बात बता दूं, धामी जी पीछे नहीं है, पीछे तो है, लेकिन वो इतने ऐसे पीछे हैं कि वो अपनी चुनाव जो है वो हार चुके हैं, अपनी सीट को खो चुके हैं, और जनता ने उन्हें बता दिया है कि जिस तरीके से वो मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए खनन के प्रति जो उनका प्रेम उमड़ा था, उसने जनता को बता दिया और जो है जनता ने उनको उनकी असली जगह पे पहुंचा दिया। और हम अभी भी आश्वस्त हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र है, अभी राउंड बाकी है। अभी आई थिंक 7वां राउंड चल रहा होगा, अभी भी राउंड बाकी है, और उसमें कई मशीनें ऐसी खुलेंगी जिसमें कि एक तरफा कांग्रेस को बढ़त मिलने की उम्मीद है। तो कुल मिला के प्रतिमा जी चाहती हैं कि अभी 1-1.5 घंटे रुकिए आप अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए। तो प्रतिमा जी आपकी सलाह पे भरोसा करते हैं, 1-1.5 घंटे बाद आपसे फिर मिलते हैं। बहरहाल हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं। प्रेम प्रकाश पांडे जी भी मेरे साथ में, अभिलाष खांडेकर जी भी मेरे साथ में हैं, और साथ में रमन चांदी जी भी मेरे साथ में हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। जरूरत बनती है कि हम रमन चांदी जी से एक बार पूछ लें, सफलता मिल रही है, पर इस कदर सफलता वाकई उम्मीद थी या कुछ ज्यादा ही हो गया, दिक्कत हो जाएगी? जी धन्यवाद भाई साहब। बात ऐसे है, सबसे पहले तो मैं जनता टीवी के माध्यम से जी पूरे पंजाब वासियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, धन्यवाद अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने इतना बड़ा जनादेश आम आदमी पार्टी के हक में दिया। देखिए, ये जो जनादेश है
ये पंजाब के लोगों ने अकाली दल, भाजपा और कांग्रेस की बुरी नीतियों पर मोहर लगाई है। पंजाब की जनता ने बता दिया है कि आपने पंजाब को हमेशा लूटा है और हम आने वाले समय में आम आदमी पार्टी को मौका देंगे, और उन्होंने दिया। जी। पंजाब की जनता ने अपना गुस्सा आम आदमी पार्टी का बटन दबाकर निकाला। ये मॉडल ऑफ केजरीवाल जी का जो गवर्नर है, उनको इन्होंने मौका दिया, भगवंत मान जी के नाम पर पंजाब में वोट डाला। तो यही बातें हैं जो आम आदमी पार्टी को आगे लेकर जाएंगी, और आम आदमी पार्टी पंजाब में एक नया इतिहास बना रही है और आगे पंजाब को अच्छी लीहों पर ले जाने के लिए मेहनत के साथ काम करेगी, और इस पंजाब को पुराने पंजाब जैसा खुशहाल पंजाब बनाने की कोशिश करेगी। पुराना खुशहाल पंजाब बनाने की कोशिश करेंगे। रमेश गांधी जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं आप सीधे प्रेम प्रकाश पांडे जी के पास रुक करना चाहता हूं, जो हमारे साथ में है। क्या कर रही है भाजपा? 4 राज्यों में एक साथ सरकार बना रहे हो, मतलब क्या खेल है ये? पिछली बार आपने विधायकों के माध्यम से खेल किया था, इस बार क्या खेल किया, थोड़ा बताएंगे प्रेम प्रकाश जी? नहीं, इस बार ऐसा कोई खेल का नहीं है। जनता पूरे अगर आप देखें उत्तर प्रदेश को अगर अपन बेस करें, और सारे लोग इसके पहले बोलते थे कि भाई ये जो उत्तर प्रदेश का चुनाव, चूँकि बहुत बड़ा सूबा है, लगभग 22 करोड़ की आबादी, और यहाँ जो परिणाम होगा वो आने वाले लोकसभा के पहले का है, पूरे देश का मूड बताता है। वहाँ पे जो वास्तव में जो डबल इंजन की सरकार कही जाती थी, मोदी जी योगी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, केंद्र की योजनाएं और राज्य की योजनाएं, और दोनों को जो जमीन पे उतरा है, तो उन कार्यों को देख करके पहला था कि कार्य के आधार पर, विकास के आधार पर, रूरल एरिया में मैं वहाँ के बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों से परिचित हूँ। वहाँ एक लोगों को जैसे बिजली पहले नहीं होती थी, बिजली, सड़क, और जो हितग्राहियों को इस कोरोना काल में जो लाभ मिला है, उनके बैंक खातों में पैसा गया, उन्हें राशन मिला, तो निचला तबका इसके कारण, और एक जो तबका था जो लॉ एंड ऑर्डर को बहुत बड़ा इशू था उसके पहले, जो इसके पहले अखिलेश की सरकार थी, तो वहाँ पर एक ये नैरेटिव ही था कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था कि हम कुछ भी करेंगे और हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो इसके खिलाफ में जो योगी जी ने एक मुहिम चलाया, और लोगों को ये विश्वास हुआ कि ये सरकार लड़ सकती है। एक और बात आई, पूरे देश भर के लोग जो है एक वर्ग विशेष को अपने साथ जोड़ करके, और एक राष्ट्रवाद के खिलाफ भी उन्होंने एक वातावरण बनाने का कोशिश किया, और उसके तुलना में अगर हम देखें तो वहाँ पर काम, नेतृत्व, और जो मोदी जी का नेतृत्व और उनकी जो नीति है, नियत है, और एक राष्ट्रवाद की भी जीत हुई है, जो पूरे देश में एक इस इशू पर जहाँ पर बहस चल रही थी जी। और हर बार आप देखेंगे, चाहे जम्मू कश्मीर का चुनाव हो, चाहे आपके दिल्ली के चुनाव हो, चाहे अभी इस समय भी लोग जो शुरू किए, सलमान खुर्शीद की किताब आ गई, फिर कोई जिन्ना का जिक्र कर रहा है, अंत में तो मतलब हिजाब तक आ गया। तो ये जो चीज़ें भी हुई, तो मुझको लगता है कि पूरे लोग जो हैं इन सारे चीज़ों से, कि अब जो है देश काम के साथ साथ जो एक राष्ट्रीय भावना जो जागृत हुई है, और जो योगी जी और मोदी जी की जो क्रेडिबिलिटी है एक लीडरशिप की, कि जो कहते हैं वो करते हैं, और पूरी मेहनत से करते हैं, शिद्दत के साथ करते हैं। अभी देखिए यूक्रेन में जैसे इतने छात्र रहे, लोग ट्वीट करने लगे कि जल्दी लाओ, मतलब उधर हुआ नहीं कुछ कि सुरजेवाला जी और ये सब तो बयान ही देने लगे। तो लेकिन ये जरा सा भी नहीं रुक रहे हैं। लोगों को भी लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी है उसकी जो नेशनल लीडरशिप है और बाकी है, मोदी जी के विरोध सिर्फ करने के लिए विरोध करते करते कहाँ तक जा रहे हैं, तो उसके भी रिएक्शन में तो बहुत सारे कारण है। और
कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, और उत्तर प्रदेश और बाकी जगह तो, उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल ही नहीं था, बाकी जगह ये जरूर है कि जो लग रहा था जैसे मतलब एग्जिट पोल आए थे कि कुछ उत्तराखंड कुछ गोवा मतलब टसल हो सकता है, तो लेकिन भाजपा के प्रति लोगों का पूरा रुझान है पूरे देश भर में, और उसमें मोदी जी के नेतृत्व पर पूरा लोगों को भरोसा है। मोदी जी में पूरा भरोसा है। कुछ अपडेट्स हमारे पास में आ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक आज ही होने जा रही है। 4 राज्यों में मुख्यमंत्री के तौर पर फैसला उम्मीद करते हैं कि आज की इस बैठक के स्तर पर अघोषित रूप से लिया जाएगा, बाकी विधायक दल की बैठक में ही तय होगा जिस प्रकार के आसार है। बहरहाल मैं अपनी सहयोगी पूजा मोहन पांडे के पास चलता हूं, जानने की कोशिश करता हूं कि जीत हार के संदर्भ में क्या कुछ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के संदर्भ में उनके पास जानकारी है, और फिर प्रेम प्रकाश पांडे जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे चर्चा के सिलसिले को जारी रखेंगे। जी पूजा, हॉट सीट्स पर जो है तमाम दर्शकों का ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे, जिसमें देखिए मंत्रियों की अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश का जो निर्देश आ रहा है, जनादेश आ रहा है, वो स्पष्ट नजर आता है। 276 सीटों पर रुझान बीजेपी का साफ तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन जो बीजेपी के मिनिस्टर्स हैं उनकी स्थिति बहुत ज्यादा सुदृढ़ नहीं है। जैसे कि अगर बात की जाए गन्ना मंत्री सुरेश राणा, ये 6000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। तो इसी तरीके से और भी कुछ सीटें हैं जिसमें सतीश द्विवेदी बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, ये 4500 करीब मतलब 4500 वोटों से पीछे चल रहे हैं। इसी तरीके से सूर्य प्रताप शाही की अगर बात की जाए तो ये हालांकि 11000 वोटों से आगे चल रहे हैं, लेकिन कपिल देव अग्रवाल जो कि मुजफ्फरनगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये भी पीछे चल रहे हैं। मंत्रियों की स्थिति बेटर नहीं है। उत्तराखंड की अगर बात कर ली जाए तो सीएम धामी लगातार पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं। पहले ये आंकड़ा 2000 का था, फिर उसके बाद 4000 का हुआ, अब ये आंकड़ा 5000 पर स्टक हो गया है। हो सकता है कि आगे कुछ समय के बाद ये आंकड़ा और ज्यादा फ्लक्चुएट करे और जो भुवन कापड़ी हैं उनकी तरफ मतदान जाता हुआ नजर आए। इस सीट की अगर बात कर ली जाए तो इस सीट पर जो पूरा मतदान है, या यूं कहें कि पूरा जो इक्वेशन है, वो बसपा और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों में वोटों का जो डाइवर्जन हुआ है उसको लेकर के माना जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ गंगोत्री सीट, जहां से कर्नल अजय कोटियाल जो कि आम आदमी पार्टी के सीएम फेज थे, वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो भी इस सीट पर बहुत दूर तक कहीं फाइट में नजर नहीं आ रहे हैं। कहा जाता है उत्तराखंड के अंदर कि जिसने गंगोत्री जीता उसने उत्तराखंड जीता, लेकिन फिलहाल इस बार उत्तराखंड या यूं कहूं कि देवभूमि बिल्कुल भी आम आदमी पार्टी के लिए शुभ नजर नहीं आ रही है। तो वहीं बलिया से दयाशंकर जो कि अदिति सिंह के पति हैं, कांग्रेस ने जिनका पंजाब में टिकट काटा था, बलिया से उनको मौका मिला, वो 12000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बसपा की सिर्फ 2 सीटें आती हुई नजर आ रही हैं, और 2 सीटों में से एक रसड़ा सीट जो कि बलिया की है, वहां पर उमा शंकर जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं बसपा के, वो आगे फाइट में नजर आ रहे हैं, आगे बढ़त उन्होंने बना रखी है। तो वहीं दूसरी तरफ अब्दुल्ला आजम खान स्वाटांडा सीट से जो कि लगातार फाइट दे रहे हैं, और साथ में मृगांका सिंह की अगर बात की जाए तो मृगांका सिंह और नाहिद हसन, इनके बीच में टसल देखने को मिल रही थी। लगातार कभी मृगांका सिंह आगे चल रही थी, कभी नाहिद हसन आगे चल रहे थे, लेकिन अभी भी मृगांका सिंह, जो ताजा अपडेट्स हैं सर उसके अकॉर्डिंग मृगांका सिंह बहुत पीछे नजर आती हैं। कपिल देव अग्रवाल का जिक्र मैंने कर दिया। सरोजनी नगर सीट, इस पर बहुत ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट भी है, और साथ में ये दिलचस्प सीट भी इसलिए भी हो जाती है क्योंकि राजेश्वर सिंह वीआरएस लेकर के आए थे और ऑफिसर थे, ऑफिसर के बाद उनको यहां से चुनाव लड़वा दिया गया। राजेश्वर सिंह 19000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं लगातार। आराधना मिश्रा मोना जो कि रामपुर खास से चुनाव लड़ रही हैं, और रामपुर खास में जो कि उनके पिता की हमेशा से पैतृक सीट रही, प्रतापगढ़ उनका गढ़ कहा जाता है, रामपुर खास में आराधना मिश्रा मोना लगातार आगे चल रही हैं। तो कुल मिला के ये पूरी जानकारी हमारे साथ में है। खबर ये है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा प्रचंड बहुमत से जीत रही है, लेकिन उसके कुछ मंत्री चुनावों में पीछे चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी काफी कुछ बेहतर ही चल रहा है। जानना यह है प्रेम प्रकाश जी कि उत्तर प्रदेश में पिछले 30 साल 35 साल का इतिहास ये रहा कि कोई पार्टी लगातार दूसरी बार जनता का विश्वास जीतने में सफल नहीं रही। क्या मैनेजमेंट किया आप लोग? नहीं, देखिए मैनेजमेंट की बात नहीं है, मुझको अच्छे से याद है पहले जो सरकारें थी तो जो लीडरशिप थी, एक बार लोग जो है मायावती जी को चुनते थे, फिर उनके जो बारे में ये आता था उनके कालखंड में
भ्रष्टाचार का बड़ा जो आरोप लगता था आम लोगों में, तो उनको बदल के सपा को लाते थे मुलायम सिंह जी और उनकी सरकार, तो उसमें जो है वो मतलब क्राइम का ये लगता था। तो दो ही लीडरशिप उस समय ये थी, कल्याण सिंह जी थे तो कल्याण सिंह जी बीच में ये हो गए। तो मुझको लगता है जो लीडरशिप रही है स्टेट की लीडरशिप, उसके प्रति लोगों का भरोसा जाना, ये पहली बार जब हुआ 2014 के बाद जब 17 का चुनाव हुआ तो दो लीडरशिप के बीच में एक मोदी जी की लीडरशिप आई। उस समय योगी जी चूंकि घोषित नहीं थे, तो मोदी जी की लीडरशिप के प्रति लोगों को जो उनकी क्रेडिबिलिटी के कारण उन पर लोगों को भरोसा था। और इसलिए आप देखें 2017 के चुनाव में लोग नहीं मान रहे थे, हम लोग वहाँ हरदोई जिले में काम कर रहे थे और बाकी जगह तो एकदम स्विप किया। तो लीडरशिप की भी क्रेडिबिलिटी और पिछले 5 सालों में जो काम वहाँ पर हुआ है, और नो डाउट जो योगी जी और मोदी जी दोनों लोग इतने हार्ड वर्किंग लीडर हैं और लोगों में उनकी अपनी मतलब उनकी नीयत पर और उनकी मेहनत पर, उनकी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए जो जद्दोजहद करते हैं, तो इस पर कहीं भी ये नहीं है। तो मुझको लगता है ये एक बड़ा प्लस रहा है, ये जो क्रेडिबिलिटी है जी। तो कुल मिला के क्रेडिबिलिटी बनाने में कामयाब रहे। आप तमाम स्तर की समीक्षा करते हैं प्रेम प्रकाश जी, लेकिन पंजाब के संदर्भ में कोई समीक्षा करना चाहेंगे? मेरे साथ में रमन चांदी जी जुड़े हुए हैं। भाजपा हर तरफ मेहनत कर रही है, पंजाब में भी मेहनत कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी के सबसे कुशल रणनीतिकारों में शुमार सौदान सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने के बाद पंजाब के संदर्भ में प्रभारी बनाए गए, लेकिन कोई करिश्मा हो नहीं रहा। कहां चूक गए आप लोग? जी प्रेम प्रकाश जी। चला आपका किसान आंदोलन का जी। और उसके बाद जो अकाली दल जो अलग होने के कारण जी। वो जो एक वातावरण बनाने की कोशिश की गई थी भाजपा के खिलाफ में, और पूरे देश में भी कुछ जो आप किसान आंदोलन के अंदर जो कुछ लोग जुड़े थे, और ये बिल्कुल कहने में मुझे कहीं भी ये नहीं कि जो विदेश से लोग जो खालिस्तान के कुछ प्रोपेगेटर जो आ करके और एक ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश किए थे कि वहाँ पर सिख समाज और हिंदू समाज दोनों आमने सामने आ जाए। तो ये जो परिस्थितियां बनती गई, अकाली दल को लगा कि मैं अगर किसान आंदोलन के साथ नहीं खड़ा रहता हूं तो मेरी पूरी राजनीतिक भूमि खत्म हो जाएगी, वो अलग हो गया। लेकिन मेरे को लगता है कि अगर ये गठबंधन रहता तो दोनों का संयुक्त होकर के आज ज़्यादा ये होता। मुझे याद है मैं उस समय आप भी शायद थे, भोपाल हम लोग गए थे लगभग 1-1.5 साल पहले जब ये चल रहा था, एक शादी के सिलसिले में सारंग जी के यहाँ। वहाँ कुछ पंजाब के लोग आए थे और उनने उसमें कुछ यंगस्टर्स थे, तो उनने उस समय जरूर कहा था कि भाई लगता है कि इस बार हम लोग जो है वो आपको ला सकते हैं। तो लोग चेंज भी चाहते हैं और चेंज में ये नई लीडरशिप है, नई पार्टी वहाँ घुसी थी, पिछली बार लड़ते लड़ते पहुँच के रुक गई थी। तो मुझको लगता है कि कांग्रेस को उन लोगों ने देखा था, अकाली दल को देखा था, और बीजेपी की निश्चित तौर पर जो है अभी वहाँ पे नीचे में उतना नहीं है जो संगठनात्मक आधार पर जो चीज़ आए, क्योंकि हम लोग वहाँ पर अकाली दल के साथ ही लंबे समय से, मेरे को लगता है 76 पर तब से उनके साथ समझौते में चलते रहे। तो रूरल बेल्ट में अकाली के साथ रहते थे और जो अर्बन में हम लोगों के काम रहते थे, तो वो अलग होने का भी है। लेकिन कुछ अपडेट्स मेरे पास में आ रहे हैं जिसमें प्रेम प्रकाश जी की भी दिलचस्पी होगी और मेरे दर्शकों को भी दिलचस्पी होगी। अब हार जब साफ दिख रही है, जीत जब साफ दिख रही है, तो उसके अनुसार डेवलपमेंट भी सामने आते जा रहे हैं। ताजा तरीन डेवलपमेंट यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू महज एक विधानसभा का चुनाव नहीं हारे, बल्कि अपनी पूरी लड़ाई हार गए। यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने अभी अभी पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। वैसे तो उनकी पत्नी पहले ही कह चुकी थी कि अगर हमारी बात नहीं बनी तो हम अपने मूल पेशे में वापस लौट जाएंगे। तो क्या माने कि भारतीय राजनीति से नवजोत सिंह सिद्धू नाम का किरदार आज समाप्त हो गया, क्योंकि उन्हें केवल हार पार्टी की शक्ल में नहीं बनी
बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी हार उनके हिस्से में आ गई है, क्योंकि एक अदद विधायक बनने की हैसियत भी जनता ने उनकी नहीं छोड़ी। वह पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। पार्टी की संदर्भ में जितने संकट पैदा कर सकते थे उतने नवजोत सिंह सिद्धू ने पैदा किए। अपना बोया व्यक्ति खुद को ही काटना पड़ता है। शायद इसका एक उदाहरण नवजोत सिंह सिद्धू के संदर्भ में आज का आया हुआ परिणाम है। जनता ने उनकी पार्टी को तो खारिज किया, पर साथ साथ नवजोत सिंह सिद्धू को भी एक विधायक के तौर पे खारिज कर दिया गया। अभी अभी खबर यही है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने इस हार के बाद में इस्तीफा दे दिया अध्यक्ष पद के संदर्भ में। इधर कैप्टन अमरिंदर सिंह 13,000 वोटों से हारे तो सुखबीर सिंह बादल ने 12,000 वोटों के अंतर से हार हासिल की है। सांसद हैं सुखबीर सिंह बादल, लेकिन इसके बावजूद भी एक विधायक का चुनाव जीत पाने में नाकाम रहे। चन्नी, जिनके बूते पर कांग्रेस को उम्मीद थी कि पंजाब में एक बार फिर सत्ता में वापस हो लेंगे, चन्नी न तो अपनी पार्टी को वापस ला पाए और न ही विधायक के तौर पर सदन में खुद की वापसी सुनिश्चित कर पाए। एक की जगह 2 सीटों से लड़ने के लिए गए, दोनों ही सीटों पर हार अपने हिस्से में लेकर आ गए, तो इतनी बुरी स्थिति को वो प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार से प्रकाश सिंह बादल इस उम्र में पहुंचने के बाद में चुनाव हार रहे हैं। अभी भी वह लगातार पीछे बने हुए हैं। इसके अलावा कुछ और लोग हैं। फतेहगढ़ साहिब से कांग्रेस ने जो तमाम कार्यकारी अध्यक्ष बनाए थे उनमें से एक कुलजीत नागरा चुनाव हार गए। आम आदमी पार्टी के लखबीर सिंह राय वहां से चुनाव जीते हैं। कोटकपुरा से आम आदमी पार्टी के कुलजार संधावा ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल की है। लुधियाना वेस्ट से मंत्री भारत भूषण आशु 7,500 वोटों से चुनाव हार चुके हैं। आपके गुरप्रीत गोगी ने उन्हें हराया है। खरड़ से पंजाबी गायिका अनमोल गगन मान जीती हैं। उन्हें आम आदमी पार्टी से टिकट मिला था, उम्मीदों पे खरे उतरे। जालंधर सेंट्रल से आपके रमन अरोड़ा ने कांग्रेस के राजेंद्र बेरी को मात्र 163 वोटों से हराया। प्रकार से अगर हम देखें, अमृतसर सीट से नवजोत सिंह सिद्धू केवल चुनाव नहीं हारे हैं, तीसरे नंबर पर रहे हैं। बेइज्जती की पराकाष्ठा नवजोत सिंह सिद्धू के हिस्से में आई है कि वह न केवल चुनाव हारे बल्कि तीसरे नंबर पर रहे। विक्रम मजीठिया उनके खिलाफ थे। विक्रम मजीठिया को उनके मुकाबले ज्यादा वोट मिले, लेकिन जीत आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट ने वहां से हासिल की है। इसके अलावा गिद्दड़बाहा सीट से ट्रांसपोर्ट मंत्री अमरजीत सिंह राजा वडिंग ने अकाली कैंडिडेट को हराने में सफलता हासिल की है। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है वो काफी विचित्र बनी पंजाब के संदर्भ में। तमाम दिग्गज नेता वहां पर चुनाव जीत पाने में नाकाम रहे। तो इस प्रकार की स्थिति वहां के संदर्भ में है। इसी प्रकार से अगर हम गोवा के संदर्भ में बात करें तो गोवा के संदर्भ में महत्वपूर्ण बात यह है कि मनोहर पर्रिकर के असामयिक निधन के बाद ये पहला मौका था जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी। अधिकांश राजनीतिक प्रेक्षकों का अनुमान था कि मनोहर पर्रिकर की गैर मौजूदगी भाजपा को भारी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मनोहर पर्रिकर की गैर मौजूदगी में भाजपा पहले से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। वहां के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। गोवा की 40 सीटों के रुझानों में अभी तक भाजपा 19 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस मात्र 12 सीटों पर आगे है। आम आदमी पार्टी ने भी वहां खाता खोल लिया, 2 सीटों पर उसने जीत दर्ज कर दी है। लेकिन गोवा के संदर्भ में स्पष्ट साफ तस्वीर है कि कांग्रेस के लिए दरवाजा बंद हो चुका है। भाजपा एक बार फिर वहां सत्तारूढ़ होने जा रही है। मनोहर पर्रिकर की विरासत का उत्तराधिकारी होने का दावा था उनके बेटे उत्पल पर्रिकर का, जनता ने नकार दिया। निर्दलीय लड़े थे, हार गए पणजी सीट से। भाजपा ने जो भी फैसले लिए 4 राज्यों के संदर्भ में वो सारे फैसले सटीक हैं। सिर्फ एक भाजपा के लिए जो कष्ट आ रहा है वो आ रहा है उत्तराखंड के संदर्भ में। भाजपा चुनाव जीत रही है, सत्ता में वापसी कर रही है, ठीक ठाक अंतर से वापसी कर रही है, लेकिन उसका चेहरा, उसके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगभग चुनाव हार रहे हैं। 5,000 से भी ज्यादा वोटों से इस समय पर धामी पीछे है। इस समय पर इतने लंबे अंतर से पीछे होना बताता है कि अब वापसी की संभावनाएं सिवाय चमत्कार के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार का दृश्य है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो जो ताजा तरीन अपडेट है उसको लेकर अपने साथी पूजा मोहन पांडे और हितेश व्यास के साथ में आपसे रूबरू होंगे। तो मुझे दीजिए एक छोटे से ब्रेक के लिए अनुमति। गए हो रहा है।